ग़ैज़ ये जो कहानी है, ये कहानी वसीम साहब की कहानी है और ये बताते हैं कि 2001, 2002 में जब मैं महज़ 19 या 20 साल का था, तो अक्सर ऐसा होता था कि हम दोस्त घूमने-फिरने का प्रोग्राम बनाया करते थे। कभी हम किसी पार्क जाते, कभी सी साइड चले जाते और कभी-कभी फार्म हाउस वग़ैरह भी जाया करते थे। अब अगर आप उस दौर में यानी अब से तकरीबन 23-24 साल पुरानी बात करें, तो उस दौर में ये जो फार्म हाउस वाला चक्कर था, ये इतना आम नहीं था। और आहिस्ता-आहिस्ता करके उसके बाद ये आम होना शुरू हो चुका था। खैर मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक फार्म हाउस जाने का प्रोग्राम बनाया और ये जो प्रोग्राम था शदीद सर्दियों में था। हमारा ये ख्याल था कि हम लोग शाम को 4-5 बजे तक इस फार्म हाउस के लिए निकल जाएंगे और पूरी रात यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे और अगली सुबह खैरियत से अपने घर वापस आ जाएंगे। हम 7-8 दोस्त थे और सब ने बराबर ही पैसे मिलाए हुए थे। और हम तमाम दोस्तों में हमारा जो एक दोस्त था जिसका नाम आबिद था, ये बहुत ही अक्लमंद था, बहुत ही बाशऊर था और वो आम तौर पे इस तरह की जगहों पे या किसी भी जगह जब हम जाया करते थे तो उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन रखा करता था। उसका ये कहना था कि जिस फार्म हाउस में हम आए हुए हैं, इस फार्म हाउस के बारे में बहुत सारे खौफनाक किस्से, बहुत सारी खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं। खैर हम लोग लाबाली उम्र में थे, लड़कपन था और इस तरह की बातों पे यकीन करना या इस तरह की बातों को मानना महज हमें मजाक लगा करता था। खैर फार्म हाउस में जब रात के तकरीबन 8-9 बजे का टाइम हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमने जो बारबेक्यू का प्रोग्राम था उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 और फिर 1 और फिर 2 बज गए। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे सर्दी में भी इजाफा हो रहा था और हम तमाम दोस्तों का यही ख्याल था कि अब हमें कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए। इस फार्म हाउस के अंदर 3-4 कमरे मौजूद थे और अच्छी बात ये थी कि ये जो कमरे थे ये मुकम्मल तौर पे पैक थे, यानी यहाँ पे सर्दी के दाखिल होने का कोई इम्कान नहीं था। अच्छा अजीब बात ये थी कि मुझे शुरू से ही क्योंकि स्मोकिंग करने की आदत थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि रात के खाने के बाद ख़ास तौर पे मैं सिगरेट वगैरह पी के गुजारा किया करता था। तो उस रात भी ऐसा ही हुआ कि जब मेरे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता करके कमरों के अंदर चले गए तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं 1-2 सिगरेट पी के अंदर आ जाता हूँ। मैं बाहर खड़ा हुआ था, यानी जहाँ पे गार्डन वाला हिस्सा मौजूद था, बैक टू बैक मैं वहाँ पे खड़ा हुआ बहुत सारे ख्यालात जहन में लेके सिगरेट पीता चला जा रहा था कि इसी दौरानिए में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ पे इस फार्म हाउस का दरवाज़ा मौजूद है, उस दरवाजे के साथ जहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं, वहाँ पे कोई मूवमेंट सी महसूस हो रही है। कभी आवाज़ सुनाई देती और कभी ऐसा लगता जैसे कोई सफ़ेद सी चीज़ है जो वहाँ पे मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ से उस दरवाजे का जो डिस्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो हो सकता है कि ये लाइट वगैरह हो या मेरा वहम हो या फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो। मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ मुझे लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें कि इससे पहले मैं अपने आप को मज़ीद कन्विंस कर पाता, आहिस्ता आहिस्ता वो जो भी चीज़ थी उसने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। हैरानकुन बात ये थी कि जैसे जैसे वहाँ से जो भी वजूद था उसने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो ज़मीन पे कदम रख रहा है वैसे वैसे मुझे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये जो पायल और घुंघरूओं की आवाज़ थी ये इतनी वाज़ेह थी कि इस आवाज़ का इनकार करना या इसको ना मानना ये किसी भी तरह अहमकाना हरकत होती। अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो रोशनी या जो भी वो हैवला था मेरे क़रीब आ रहा था वैसे वैसे उसकी शक्ल, उसका जिस्म मेरे ऊपर वाज़ेह होते चले जा रहे थे। आप यकीन करें कि देखते ही देखते अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। हैरानकुन बात ये थी कि उस औरत का जो चेहरा था वो भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद या येलोइश टाइप का था, लेकिन अजीब बात ये भी थी कि उसकी जो आंखें थीं वो इस अंधेरे में लाल शोलों की तरह चमकती हुई, दहकती हुई दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था उसकी आंखें नहीं हैं बल्कि उसकी आंखों की जगह पे अंगारे मौजूद हैं जो मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। आप यकीन करें कि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मेरे दोस्त अंदर मौजूद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी मुकम्मल तौर पे पज़ल्ड हो चुके हैं और मैं लाख कोशिश के बावजूद भी वहाँ से ना ही मूव कर पा रहा था और ना ही मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से आगे बढ़ने वाला हूँ।
देखते ही देखते ये औरत मेरे तकरीबन 8 या 10 फीट के फासले पे आके रुक चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव उल्टे पाँव हैं। एक अजीब कैफियत थी, मेरे मुंह में अल्फाज अटक चुके थे। मैं लाख कोशिश के बावजूद ना ही कुछ बोल पा रहा था और ना ही मेरी ज़बान से या मेरे मुंह से कोई कुरानी आयत या सूरत जारी हो पा रही थी। हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ साथ मुझे यकीन हो रहा था कि अब मेरा बचना या यहाँ से वापस पलटना तकरीबन नामुमकिन होगा। और ऐसा ही हुआ कि इस दौरानी में जबकि वो औरत मेरे बहुत ज़्यादा क़रीब आने लगी तो मुझे कुछ अजीब सी हल्की सी खुशबू का एहसास होने लगा। ऐसा लगा जैसे उस औरत ने एकदम से अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाना शुरू किया है। अजीब बात ये थी कि जैसे ही उस औरत ने अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाना शुरू किया तो उसकी जो उंगलियां थी वो इस कदर पतली, इस कदर लंबी उंगलियां थीं कि किसी भी तरह ह्यूमनली इस तरह की उंगलियां किसी का होना मुमकिन नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि उस औरत की जो उंगलियां थीं, उन उंगलियों पे जो नाखून मौजूद थे वो बेतहाशा लंबे लंबे, बड़े बड़े और पतले यानी नोकीले नाखून थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन नाखूनों के ज़रिए वो किसी की खाल या गोश्त उतारा करती है। बस इसके बाद मुझे इतना याद है कि मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते ऐसा लग रहा था अंधेरा छाना शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि मैं हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ साथ ग़ुनूदगी में जाता जा रहा हूँ और शायद ये ऐसी ग़ुनूदगी है कि जिससे दोबारा से होश में आना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो सकेगा। लेकिन कहा करते हैं कि जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसको कोई भी मौत नहीं दे सकता। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर के अंदर मौजूद था। मेरे जितने भी दोस्त जो कि मेरे साथ उस फार्म हाउस गए थे वो सारे के सारे मेरे अतराफ़ में ना सिर्फ खड़े हुए थे बल्कि उन्होंने मेरे होश में आने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये कहानी अब से तकरीबन 40-45 साल पुरानी है और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग चोलिस्तान में रहा करते थे। हमारा जो घर था वो चोलिस्तान के अंदर मौजूद था। आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा गांव था जहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर थी। इतनी ज़्यादा आबादी मौजूद नहीं थी, ना ही इतनी ज़्यादा कुशादा सड़कें थीं। और अगर आप स्ट्रीट लाइट्स की या लाइट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान मौजूद नहीं था। जबकि जहाँ तक लाइट का ताल्लुक है तो आधे गांव में यानी कुछ हिस्से में लाइट मौजूद थी, जबकि जो बाकी हिस्सा था मुकम्मल तौर पे अंधेरे के अंदर डूबा हुआ था। अब हमारे पास क्योंकि इतने ज़्यादा मौके नहीं थे तो हम लोग अक्सर ऐसा होता कि अगर किसी गांव में या किसी दूसरे शहर में मेला लगता या कोई इस तरह का प्रोग्राम होता तो हम सारे के सारे दोस्त, ख़ास तौर पे हम 3 दोस्त किसी भी तरह उस प्रोग्राम में या उस मेले में शिरकत के लिए जाया करते थे। इसी तरह ऐसा भी होता था कि हमारे गांव से तकरीबन आधे या पौन घंटे के रास्ते पे एक और छोटा सा गांव था। अक्सर वहाँ पे मूवीज़ दिखाने का या फिल्म दिखाने का इंतज़ाम किया जाता था। ये जो फिल्म थी ये वीसीपी पे या वीसीआर पे दिखाई जाती थी और अक्सर ऐसा होता था कि हमारे गांव के जितने भी नौजवान हैं वहाँ पे जाने की कोशिश किया करते थे। तो वैसे ही हमें पता चला कि ये जो साथ वाला गांव है वहाँ पे कोई पुरानी हिंदी मूवी लगाई जाएगी और जो भी उस फिल्म को या उस मूवी को देखना चाहता है तो वो कुछ पैसे या फिर कुछ रुपए अपने साथ लेके आए। मेरा ख्याल है कि ये जो पैसे थे ये सरासर फिल्म दिखाने के चार्जेस थे, जिससे आप टिकट भी कह सकते हैं। खैर हमने अपने तौर पे हमारे जो वालिदैन थे उनको राज़ी किया और जैसे तैसे ज़िद करके जो भी पैसे या रुपए हमें दरकार थे वो हमने अपने वालिदैन से हासिल कर लिए। अब मैं था, मेरे अलावा मेरे 2 दोस्त थे। हम तीनों ने प्रोग्राम बनाया कि फ़िल्म शुरू होने से तकरीबन आधे या पौन घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगे और जब फ़िल्म ख़त्म होगी तो वहाँ से तीनों एक साथ वापस आ जाएंगे। अब ये जो फ़िल्म दिखाई जानी थी तो इसका जो टाइम था वो शाम के 4 बजे से 7 बजे के दरमियान था। अगर आप उस दौर की बात करें तो शाम के 4 बजे से 7 बजे तक का जो टाइम था आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि हम अपने घर वालों को राज़ी कर चुके थे तो जो भी मुकर्ररा वक्त था या जो भी टाइम था हम उस टाइम से पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके थे। हमें अच्छी तरह याद है कि ये जो फिल्म हमने देखी थी ये हमारी ज़िंदगी की यादगार फिल्म थी और हमें फ़िल्म देखने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया था।
खैर, जब फिल्म ख़त्म हुई तो ख़त्म होने के बाद जितने भी लोग थे जो कि दूसरे गांव से या दूसरे शहरों से यहाँ पे आए हुए थे, वो एक एक करके अपने गांव, अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। अब हम तीनों दोस्तों में जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त था, वो हमें मजबूर कर रहा था कि हमें भी वापस चलना चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा दोस्त और मैं जिद कर रहे थे कि अभी 7 बजे हैं, कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद पैदल ही अपने गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि जब हम अपने गांव के लिए रवाना हुए तो उस वक्त तकरीबन रात के 8:15 8:30 का टाइम था। अगर आप गांव की ज़बान में बात करें या उस दौर की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो टाइम था ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मुझे यकीन था कि जब हम लोग वापस अपने गांव पहुंचेंगे तो यकीनन हमारी डांट पिटेगी और हो सकता है कि हमारे जो घर वाले हैं, ख़ास तौर पर जो मेरे वालिदैन हैं, वो आइंदा कभी भी इस तरह के प्रोग्राम में हमें जाने ना दें। खैर, जैसे ही हम अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू हुए तो हमारे गांव और इस गांव के दरमियान जो रास्ता था, इस रास्ते के दरमियान में खेत मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ जंगल ही जंगल था। अब हम लोग तेज़ी के साथ अपने घर, अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे हमारी जो फिक्र है वो भी दुगनी हो रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम उन खेतों के एग्जैक्टली बिल्कुल सामने पहुंचे तो मुझे ऐसा लगा कि उन खेतों की तरफ शायद कोई खड़ा हुआ है और जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है उसने लाल कलर का लिबास पहन रखा है। अब पहले मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जब मेरे बाद मेरे दूसरे दोस्त ने और उसके बाद जो तीसरा दोस्त था उसने भी यही मंजर देखा और मेरे साथ साथ उन दोनों को भी वहाँ पे लाल लिबास में एक औरत खड़ी हुई नज़र आने लगी। तो अब हम तीनों को यही सवाल था कि इतनी रात में इस वीरान जगह पे, इस वीरान रास्ते में बिलाखिर ये कौन औरत है और ये यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है। अब जैसे जैसे हमने उस औरत की तरफ मज़ीद बढ़ना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है और जैसे ही हम मज़ीद करीब पहुँचे तो अब लगने लगा था कि जैसे शायद कोई दुल्हन है जो अपनी शादी से भाग के यहाँ पे आके खड़ी हो चुकी है। बहरहाल, इसी दौरानिए में जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त था उसने जब इस औरत के पाँव की तरफ देखना शुरू किया तो उसने एकदम से हमें कहा कि मज़ीद आगे मत बढ़ो, ये जो औरत उस तरफ खड़ी हुई है इसके पाँव की तरफ देखो। अब उसके कहने पे जब हम तीनों ने एक साथ उसके पाँव की तरफ देखना शुरू किया तो हम तीनों ने देखा कि उस औरत के जो पाँव हैं वो ना सिर्फ उल्टे हैं, बल्कि देखते ही देखते उस औरत की जो आंखें थीं, ऐसा लगा जैसे लाल शोलों में या लाल अंगारों में तब्दील हो चुकी हैं। अब यह मंजर देखते ही मेरे जो दोनों दोस्त थे उन्होंने एकदम से भागना शुरू कर दिया और जब मैंने उन दोनों दोस्तों को भागते हुए देखा तो सच्ची बात यह है कि मैंने भी ज़ोर ज़ोर से भागना शुरू कर दिया। इस पूरे रास्ते में हमें जितनी भी कुरानी आयत आती थी, हमने ना सिर्फ उनकी तिलावत की, बल्कि हमें मुसलसल एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मुसलसल कोई हमारे पीछे चलता चला आ रहा है। अजीब बात ये थी कि जब हम लोग गांव पहुंचे तो हम तीनों दोस्तों को न सिर्फ बुखार हो चुका था, बल्कि हमारे अलावा भी जितने लोग इस रास्ते से या इस रूट से होते हुए आए थे उन तमाम लोगों ने भी इस चुड़ैल को या डायन को वहाँ पे खड़ा हुआ देखा था। कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद भी बहुत सारे लोगों ने उस औरत को या उस डायन को वहाँ पे न सिर्फ देखा, बल्कि कुछ लोगों की वहाँ पे उस औरत को देखने की वजह से जान चली गई। ये जो किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये एक कदीम किस्सा है और आप कह सकते हैं कि जो वाक़या है ये 1973-74 में मेरे नाना के साथ पेश आया था। मेरे नाना ने ये जो वाक़या है मेरी मदर को सुनाया था और मेरी मदर ने कुछ अरसे पहले हम तमाम बच्चों को, ख़ास तौर पे हम कज़न्स को ये वाक़या सुनाया था। नाना बताया करते थे कि इनका जो ताल्लुक़ था वो बेसिकली छत्तीसगढ़ से था और इनके वहाँ पे छोटे से खेत मौजूद थे। अब इनकी जो डिपेंडेंसी थी, यानी इनके घर के जो अखराजात थे या जो भी खर्चे थे वो इन खेतों के ज़रिए या इसकी फसल के ज़रिए पूरे हुआ करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे फैमिली बढ़ रही थी तो खेत क्योंकि उतने ही थे, आमदनी लिमिटेड थी, तो इनके जो खर्चे थे उनको पूरा होने में मुश्किलात पेश आना शुरू हो चुकी थी। अब शुरू में जब हमारे जो नाना थे उनके जो भी खेत थे ये सिर्फ उनकी देखभाल किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनके जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़ते चले जा रहे थे
तो इनकी ज़मीनों के बराबर में जो एक बहुत बड़ा सा जागीरदार था, उसकी ज़मीनें मौजूद थीं और उसने हमारे नाना को कहा था कि अगर तुम मेरे खेतों का भी ख्याल रखो और यहाँ पे आके भी मेहनत करो तो उसकी अवज़ जो भी मुनाफा होगा उसका 20% मैं तुम्हें दूंगा। ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त डील थी और क्योंकि हमारे जो नाना थे उनके जो हालात थे वो कदरे ख़राब थे, तो उन्होंने फ़ौरन से इस डील को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद इन्होंने अपने खेतों के साथ साथ जो इस जागीरदार के खेत थे उन खेतों का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। नाना बताते कि जब शुरू में मैंने उसके खेतों का ख्याल रखना शुरू किया तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था और ऐसा लग रहा था मेरे लिए ये जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे कुछ अजीब सी बातें थीं जो नाना ने नोट करना शुरू की थीं। नाना बताया करते थे कि अक्सर जब मैं रात के औकात में अपने खेतों में जाता हूँ और अपने खेतों में काम करने के बाद जब उस जागीरदार के खेतों में जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसके खेतों में कुछ अजीब अजीब तरह की न सिर्फ आवाज़ें आती हैं बल्कि अक्सर ऐसा लगता है कि उसके खेतों में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। कभी एकदम से ये जो पत्ते हैं वो खुद ब खुद पीछे होने लगते हैं, कभी ऐसा लगता है कि इन खेतों के दरमियान से कोई चलता हुआ आगे की तरफ आ रहा है। और अजीब बात यह कि ना सिर्फ ये खेत आगे पीछे होते हैं लेकिन जैसे जैसे वो वजूद नाना की तरफ बढ़ रहा होता है वैसे वैसे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। नाना बताते हैं कि शुरू में जब मैंने ये सब चीज़ें महसूस की तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई जंगली गाय है या फिर कोई गाय है जिसने घंटी पहनी हुई है और जो रोज़ाना खेतों की चुनाई के लिए या खेतों को खाने के लिए यहाँ पे आ जाया करती है। लेकिन जैसे जैसे कुछ मज़ीद टाइम गुजरा तो मैंने महसूस किया कि ये जो पायल या घुंघरूओं की आवाज़ आती है इसके आने से पहले ऐसा लगता है किसी औरत की किसी से बात करने की आवाज़ें आती हैं। ना ही वो औरत नज़र आती है ना ही वो शख्स नज़र आता है जिस औरत से वो बातें किया करती है। अब जाहिर सी बात है उस जागीरदार से मेरे नाना ने कमिटमेंट कर ली थी और इनको किसी भी सूरत ये जो काम था इसको पूरा करना था। खैर नाना बताते हैं कि इसी तरह 2-4 दिन तक ना सिर्फ ये सिलसिला चलता चला गया बल्कि देखते ही देखते ये जो मामलात थे वो मज़ीद ख़तरनाक होते चले गए। नाना बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था और मैं जागीरदार के खेतों में मौजूद था। मुझे एकदम से खेतों के हिलने की या उनके मूव करने की आवाज़ आना शुरू हुई। अब क्लियरली पता चल रहा था कोई है जो खेतों को चीरता हुआ इन खेतों से निकलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। मेरा हमेशा की तरह यही ख्याल था कि जो भी है वो बजाय सामने आने के कुछ देर तक आगे बढ़ता चला जाएगा और जब मैं उस तरफ देखना शुरू करूँगा तो ना ही कोई सामने आएगा और ना ही मुझे पता चलेगा कि आखिर वो कौन था। नाना बताते कि जिस तरफ से मुसलसल आवाज़ आ रही थी मैं मुसलसल उस तरफ देख रहा था और मैं वेट कर रहा था कि कब एकदम से कोई ना सिर्फ मेरे सामने आता है बल्कि आज मैं देख ही लेता हूँ कि आखिर कौन है जो मुझे इस तरह से तंग किया करता है। इसी दौरानिए में नाना बताते हैं कि बजाय इसके अब जहाँ से आवाज़ आ रही थी बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन से आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। इसी तरह कुछ देर के बाद लेफ़्ट साइड से फिर राइट साइड से, यानी कि हर कुछ देर के बाद ये जो पायल ये घुंघरू की आवाज़ थी कभी इधर से आती कभी उधर से आती। कभी ऐसा लगता कि जो भी है वो लेफ़्ट साइड से आ रहा है, कभी ऐसा लगता कि जो भी आ रहा है वो राइट साइड से आ रहा है। नाना बताते हैं कि जब मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी तो मैंने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अब मेरा जो फोकस था वो मुसलसल काम की तरफ था। इसी दौरानिए में ऐसा लगा कि सामने की तरफ से, यानी जहाँ पे नाना खड़े हुए उनके बिल्कुल सामने की तरफ से इन खेतों के दरमियान से एक औरत निकल के नाना के सामने आके खड़ी हो गई है। अजीब बात ये थी कि जो औरत थी इसने ना ही किसी भी किस्म के कपड़े पहन रखे थे बल्कि इसके जो बाल थे वो इस कदर लंबे लंबे बाल थे कि बाकायदा ज़मीन को छू रहे थे। नाना बताते हैं कि जो औरत थी ऐसा लग रहा था जैसे इसकी आंखों से लाल किस्म की रोशनी निकल रही है। इसी दौरानिए में जब नाना ने इस औरत के पैरों की तरफ देखा तो इस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि ऐसा लग रहा था इसके पैरों पे बेतहाशा बाल मौजूद हैं। अब नाना की आदत थी ये हमेशा से अपने पास एक लोहे का डंडा रखा करते थे। ये क्योंकि पुराने दौर के लोग थे तो बजाय इसके कि इस चुड़ैल को या इस डायन को देख के डर जाते, इनके पास जो लोहे का डंडा मौजूद था वो इन्होंने एक तरफ उठाया और एकदम से इस औरत की तरफ भागने लगे। अब जैसे ही नाना ने इस औरत की तरफ भागना शुरू किया तो नाना बताते हैं कि देखते ही देखते ये जो भी चुड़ैल थी
ये ना सिर्फ पीछे हटी बल्कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर ऐसा लगा खेतों के अंदर जाके गायब हो चुकी है। नाना बताया करते थे कि इसके बाद भी ये जो चुड़ैल थी अक्सर इनको नज़र आया करती थी, लेकिन ये उसको नज़रअंदाज करके अपना जो भी काम था उसको कंप्लीट किया करते थे। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जो पुराने दौर के लोग थे ये इस कदर बहादुर हुआ करते थे कि अगर इनके सामने कोई इस तरह की मखलूक आ भी जाए तो बजाय इसके ये वहाँ से भागें, ये उसका मुकाबला करते थे या फिर उसको भगाने की कोशिश किया करते थे।